गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या स्टडी किया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एंगुलर मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, क्वाड्रुपोल मोमेंट और उसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स हमने स्टडी किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर न्यूक्लियर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है जहाँ पर जाकर के आप सारे टॉपिक्स को रिवीजन कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हॉफ स्टेडर का उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था। ठीक है, क्या उद्देश्य था? नाभिकीय आवेश तथा नाभिकीय घनत्व के वितरण का आकलन करना, मीन्स टू एस्टिमेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, तो हॉफ स्टेडर एक्चुअली क्या चाहते थे कि जो न्यूक्लियस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, नाभिक की आंतरिक संरचना कैसी है, उसका अध्ययन करना चाहते थे। तो अगर हमें नाभिक की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पार्टिकल को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस पार्टिकल का इंट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ में करवाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चौक है, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे इसका डायमीटर देखना है कि इस चौक का डायमीटर कितना होगा, तो मैं अप्रॉक्सीमेट बता सकती हूँ कितना होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट वेव्स जो है वो पहले इस पे आके इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से लाइट वेव डिफ्रैक्ट हुई, डिफ्रैक्ट होने के बाद में या स्कैटरिंग होने के बाद में लाइट वेव्स कहाँ गई, आइस पे गई। आइस के बिहाइंड में एक इमेज बना जिसको मेरे माइंड ने रीड किया। तो लाइट वेव्स जो हैं उनका ऑर्डर कितना है वेवलेंथ का? उनका ऑर्डर है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, है ना, 7000 एंगस्ट्रॉम। इसका रेडियस कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1 फर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लाइट वेव्स हैं, ये लाइट वेव्स कैसी हैं? ये लाइट वेव्स ग्रेटर हैं किसके कंपैरिजन में? न्यूक्लियस की रेडियस के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हम इन लाइट वेव्स के थ्रू न्यूक्लियस को स्टडी नहीं कर सकते। क्या हम न्यूक्लियस को सिंपल आइज के थ्रू देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इसीलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये वेवलेंथ ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर हम लाइट वेव्स का इंट्रैक्शन न्यूक्लियस से नहीं करा सकते तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं हमने प्रोटॉन्स जो है उनका इंट्रैक्शन न्यूक्लियस से कराना चाहा, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस पे जाएगा और वहां से वो रिपील होके आ जाएगा, प्रतिकर्षित होकर के आ जाएगा, तो हम उसको भी नहीं दे सकते। अगर हम न्यूट्रॉन्स को देते हैं तो न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, अनावेशित कण हैं। तो जैसे ही न्यूट्रॉन इंट्रैक्शन करेगा न्यूक्लियस के साथ में तो वहां पर हमें विद्युत और चुंबकीय अनोन्य क्रियाएं नहीं मिलेंगी। इस वजह से अपने पास में क्या होगा, हम न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियस का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक पार्टिकल बचता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हम द्वि ब्रोगली हाइपोथेसिस से क्या जानते हैं, पार्टिकल हैज ड्वेल नेचर, wave nature and particle nature, and every particle shows wave nature, every moving particle shows wave nature। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव के थ्रू हम न्यूक्लियस से इंट्रैक्शन करा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? चार्ज पार्टिकल है, तो हम उसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, हमें दोनों बेनिफिट हैं उससे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या चेक करें, क्या इलेक्ट्रॉन से हमें इतनी शॉर्टर वेवलेंथ मिल सकती है कि वो न्यूक्लियस से जाकर के इंट्रैक्शन कर ले। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बाय द्वि ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल्स टू H/P, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। देखो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा है, मूविंग पार्टिकल है ना, और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसकी जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितना है, p²c² प्लस m0² c² का होल स्क्वायर। या आपको कभी कभी ये एक्सप्रेशन ऐसा भी दिखेगा m0² c⁴ बात एक ही है ना। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन की मेरे पास में टोटल एनर्जी है और मुझे इलेक्ट्रॉन की
काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी में से मुझे रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देना चाहिए। जब इस टोटल एनर्जी में से मैं रेस्ट मास एनर्जी को माइनस करूँगी तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है m0c², इसकी वैल्यू आती है कितना, 0.511 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, जो बहुत ही छोटी है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस m0c² को नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हमने नगण्य माना, ये भी नगण्य हो गया। तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ गई, √p²c², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, pc। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितना आ गई, pc। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू कितना है, h/p। तो मैंने इसको कितना कर दिया, लैम्डा इसमें c से दोनों साइड इसमें c इंक्लूड कर दिया, hc/pc। ठीक है, अब हम अगर hc को कैलकुलेट करें तो ये अपने पास में न्यूक्लियस का जो ऑर्डर है, किसमें, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की रेडियस हम किस में, किस इकाई में मेजर करते हैं, फर्मी में, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में hc की जो वैल्यू आती है ये आती है 1240 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट फर्मी। ठीक है, और pc क्या है अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम एक बार इसकी वेवलेंथ चेक कर लेते हैं कि इसकी वेवलेंथ जो है वो न्यूक्लियस के रेडियस के सेम ऑर्डर की आती है या नहीं आती है। अगर आएगी तो ही अपने पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर के न्यूक्लियस से इंटरेक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो वो मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को इतना एसिलेट कर दिया है ना, इलेक्ट्रॉन को इतना त्वरित कर दिया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, कितनी कर दी मैंने इसको कर दिया लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, इतना ज़्यादा इसको एनर्जी मैंने प्रोवाइड कर दी। तो उस कंडीशन में वेवलेंथ लैम्डा कितना आएगा, 1240 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट फर्मी, डिवाइड बाय एनर्जी कितनी है, 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसको आप सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया 62, है ना, अपॉन 10, तो ये आ गया 6.2 फर्मी। ठीक है, अगर मैंने और ज़्यादा एनर्जी दी, मैंने लगभग दिया 500 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा मैंने एसिलेट कर दिया, इतना ज़्यादा त्वरित कर दिया, इतना ज़्यादा हाई एनर्जी का पार्टिकल बना दिया। तो अब इस कंडीशन में लैम्डा कितना आ गई, 1240 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट डिवाइड बाय 500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से आप दोगे 5 2 जा 10, 24 मतलब 5 4 जा 20, फिर 4 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 जा 40 डिवाइड बाय 10, है ना, इस 10 से डिवाइड किया है, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2.48 फर्मी। ठीक है, तो हमारे पास में नाभिक का रेडियस किस में है, नाभिक का रेडियस भी किस में है, फर्मी में है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैं उसकी हाई एनर्जी करती हूँ, जैसे ही मैं उसे एसिलेट करती हूँ, जैसे ही मैं उसको त्वरित करती हूँ, तो वहाँ पर जैसे ही हमने इसकी एनर्जी इंक्रीज की, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो गई, और कितनी शॉर्टर हो गई कि वो न्यूक्लियस का जो साइज है, जो नाभिक का आकार है, उसकी कोटि की हो गई, है ना। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की कोटि और नाभिक के आकार की कोटि कैसे हो गई, समान हो गई, लगभग समान हो गई। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी पार्टिकल बना दें और इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पुंज, उसकी एक पूरी बीम को हम कहाँ पर इंसिडेंट करें, न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करें, तो न्यूक्लियस पे वो इंट्रैक्शन करेगी, और इंट्रैक्शन करके वहाँ पर उसका जो हमने यहाँ से एनर्जी भेजी है, जो हमने यहाँ से मोमेंटम लगाया है आफ्टर स्कैटरिंग, उसका मोमेंटम और एनर्जी चेंज होंगे, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, क्योंकि अपने पास में इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में ये फिक्स हो गया कि हमें अगर न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें कौन सा पार्टिकल यूज में लेना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स यूज में लेने हैं।